आदाब चंडीगढ़। मुझसे कहा गया है कि मैं आप सबसे हिंदी में बात करूं, तो पंजाबी नहीं आती मुझे, वो आती होती तो वो भी इस्तेमाल कर लेती। आज पंजाब में हूँ, बात कर रही हूँ आप लोगों से, तो एक अच्छा ख्याल आया दिमाग में जो मेरी एक लॉयर फ्रेंड ने कहा था दिल्ली के बुक लॉन्च पर, कि अगर 1984 को इंसाफ मिला होता तो 1993 नहीं होता, और 1993 को इंसाफ मिला होता तो 2002 नहीं होता, और 2002 नहीं होता तो शायद मैं यहाँ नहीं खड़े 2002 को इंसाफ मिला होता तो शायद मैं यहाँ खड़ी होकर ये किताब लिखकर आपसे उस बारे में बात नहीं कर रही होती। तो ये कहानी की एक बहुत बड़ी शुरुआत 1984 के दंगों से हुई है, जो पंजाब से जिसको आज तक जस्टिस नहीं मिली है। वही हाल 93 का है और वही हाल 2002 का है। लोग मुझसे कहते हैं कि एक बहुत बड़ा इंटरव्यू हुआ था मेरी बुक लॉन्च के बाद न्यूज़ लॉन्ड्री पे, जिन्होंने मुझसे ये कहा था कि आपने ये किताब इसलिए लिखी है कि आपका नाम राना अयूब है। मुझे बहुत तकलीफ हुई थी उस इंटरव्यू में, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं सिर्फ एक जर्नलिस्ट के तौर पर जानी जाती हूँ। ये किताब गुजरात फाइल्स किताब होती ही नहीं अगर आप लोग 2010 में ही, जब मैंने अमित शाह को पहली बार अरेस्ट करवाया था, द फर्स्ट सर्विंग होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टू गो बिहाइंड बार्स, 2010 में फेक एनकाउंटर्स में मेरे इन्वेस्टिगेशन को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और अमित शाह को जेल भेजा गया था उस साल। और सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि अमित शाह वॉज इन्वॉल्व्ड इन एक्सटॉर्शन, फेक एनकाउंटर्स, एक्स्ट्राजुडिशियल किलिंग्स एंड कंस्पिरेसी टू रेप एंड मर्डर ऑफ अ वुमन। अनफॉर्चुनेटली दैट मैन इज द प्रेसिडेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी ऑफ इंडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये हमारी बदकिस्मती है, और इसीलिए शायद इस किताब को सेल्फ पब्लिश करने के बावजूद, आज 3 महीने हो गए इस किताब को सेल्फ पब्लिश करके, उसके बावजूद आज मैं हर नुक्कड़ कोने में जाकर इस किताब का प्रचार कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये किताब आप तक पहुँचे। और आप, मीडिया ने सवाल नहीं कर रही है मुझसे, मीडिया ने एक शांति धारण कर ली है, लेकिन आप कम से कम मेरी किताब को पढ़ें। आप कम से कम मुझसे, अगर आप मुझसे ना इत्तेफाकी जाहिर करें, आप कहें कि आप मुझसे अग्री नहीं करते, लेकिन कम से कम आप साइलेंस ना रखें, आप इस किताब को पढ़ें। ये किताब है मैथिली त्यागी की, एक लड़की जो एक संस्कृत टीचर की बेटी है, जिसके फादर एक आरएसएस कैंप चलाते हैं कानपुर में, और जो प्रोफेसर हैं, और उसका रोल धारण किया राना अयूब ने। और उसके पीछे एक वजह थी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरे नाम के साथ एक बैगेज भी आ जाता है, और वो आप सब जानते हैं। लेकिन मैं थी मैथिली त्यागी। मैथिली एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है हिंदू रिलीजन में, सीता जी का दूसरा नाम है मैथिली, और मैंने ये नाम लिया। और मैं 8 महीने गुजरात में अंडर कवर रही हूँ। अगर आज कोई मुझसे पूछता है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या आज जो लोग अंडर कवर जाएंगे उनसे आप क्या कहेंगे, मैं उनसे कहूँगी कि दोबारा ज़िंदगी में कभी अंडर कवर ना जाए। मैं नहीं चाहूँगी कि उनमें से कोई भी वो झेले जो मैंने झेला है, वो तकलीफ़, वो दर्द जो मैंने देखा है। मैं नहीं चाहूँगी कि हिंदुस्तान का कोई जर्नलिस्ट देखे, कोई इंसान देखे। मैं नहीं चाहूँगी कि जो नफ़रत मैंने उन ऑफिसर्स के मुंह से सुनी है लोगों के लिए, इंसानियत के लिए, वो शायद आप में से कोई भी देखे। लोग कहते हैं कि मैथिली त्यागी क्या थी और राना अयूब क्या है। मैंने कहा बस एक ही इंसान है, 2 अलग अलग नज़रिए थे। मैथिली त्यागी वो थी इस किताब में जब पीसी पांडे हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस गुजरात के, वो मुझसे इस किताब में कहते हैं मुसलमानों ने हमको 2 बार मारा, हमने 1 बार मारा, अच्छा लगा। मैथिली त्यागी इस बात पर हंसती है, राना अयूब इस बात पर खुदती थी जब उसने वो स्टिंग ऑपरेशन किया। ये फ़र्क है राना अयूब और मैथिली त्यागी में। स्टिंग ऑपरेशन क्यों किया मैंने, टू बी ऑनेस्ट, मैं स्टिंग ऑपरेशन को बहुत अच्छा जर्नलिज्म नहीं मानती हूँ। आजकल लोग दूध वाले पर, सब्ज़ी वाले पर, सब पर स्टिंग ऑपरेशन कर लेते हैं। अगर आप देखें न्यूज़ चैनल्स पर, गलत चीज़ है। आप किसी की नॉलेज के बगैर आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। लेकिन ये वो लोग हैं जिनका मैंने स्टिंग किया है, जो नानावटी कमीशन ऑफ इंक्वायरी, वही नानावटी कमीशन जिन्होंने 84 के दंगों में लोगों को क्लीन चिट दी है, उसी नानावटी कमीशन को जब इन लोगों ने उस कमीशन से जब इन लोगों ने बात की तो कहा कि हमें कुछ याद नहीं। तब मेरे लिए इकलौता ऑप्शन ये था कि मैं इनका स्टिंग करूं, मैं इनसे वो बनकर बात करूं जिससे बात करने में ये कंफर्टेबल फील करें।
इसीलिए मैं अंडर कवर गई थी और इसीलिए आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं 5 घंटा दिल्ली से ट्रैवल करके आई हूँ, बस अभी आई हूँ। थकान बहुत होती है और रात ही को निकल जाऊँगी क्योंकि कल अलीगढ़ में बात करनी है और ये सिलसिला पिछले 3 महीनों से चल रहा है। कभी कभार मन करता है कि कैंसिल कर दूं कोई इवेंट, लेकिन ये पता होता है कि आप लोग आएंगे और सुनेंगे और शायद आप भी इस सच्चाई को सुनने की कोशिश करेंगे जो मैंने इस किताब में लिखी है। मैं अपने आप को ऑथर नहीं मानती हूँ, मैं ऑथर हूँ भी नहीं, मैं ऑथर मजबूरी से बनी हूँ। अगर ये आर्टिकल छप जाता तो शायद मैं कभी ऑथर नहीं बनती। अगर ये सच्चाई तहलका में उस वक्त छाप दी जाती जब मैं आखिरी दिन नरेंद्र मोदी का स्टिंग करके उनसे मिल के जब अपने ऑफिस आई और मेरे ऑफिस ने कहा बस अब रोक दो, अब इसको नहीं छाप सकते, अब हम तुमको वापस नहीं भेज सकते, तो मैंने कहा मैं तो अभी नरेंद्र मोदी से मिलकर आई हूँ, आखिरी दिन है आज और उन्होंने मुझे अगले हफ्ते लंच पर बुलाया है, तो उन्होंने कहा बस अपने सिम कार्ड तोड़ दो, अब तुम कुछ नहीं करोगी। तो मैंने कहा कि ठीक है, बट वजह तो बताइए। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी जान जा सकती थी। मैंने कहा हाँ, जान तो जा सकती थी, लेकिन ये सवाल आपको मुझे 8 महीने पहले कहना चाहिए था, ये आपको 8 महीने पहले सोचना चाहिए था। मैंने ठीक है, हमने टेस्ट कर लिया, देख लिया। तो अंग्रेज़ी में एक टर्म है गिनी पिग, उसको इस्तेमाल करते हैं जब कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है तो गिनी पिग का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने उनसे अपने एड्रेस से कहा कि क्या मैं कोई गिनी पिग थी कि आप लोग देख रहे थे कि ये क्या ला सकती है और ये क्या नहीं ला सकती है। और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप 8 महीने खतरों से झेल कर, मैं एक ऐसे बंगले में रह रही थी जहाँ पर एक सांप और एक कुत्ता मेरी कंपनी के लिए था, जो मुझे बाद में पता चला, और सिर्फ उनके साथ गुजारती थी। रात भर सोती नहीं थी इस डर के मारे कि कहीं पर रात को कोई अंदर घुस जाए, किसी को मेरी आइडेंटिटी ना पता चल जाए, मुझे मार न दे। इसलिए सुबह 6 बजे सूरज की किरणों को देखकर सोती थी। आदत ऐसी बिगड़ी कि बाद में नींद की दवाइयाँ लेने लगी। आज भी उसका खमियाजा भुगत रही हूँ। आज भी अपनी थेरेपिस्ट के पास जाती हूँ, क्योंकि मैथिली त्यागी से राना अयूब वापस बनना और फिर ये जानना कि हिंदुस्तान का कोई पब्लिशर, कोई मैगज़ीन उसको छापना नहीं चाहता, ये उससे बड़ी तकलीफ़ है। आप फाशिस्ट से तो लड़ लेंगे, आप हुक्मरानों से लड़ लेंगे, लेकिन आप उन लोगों से कैसे लड़ेंगे जो आपके अपने हैं। जब आप घर आते हैं और आज जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी, जो वो लोग जो मेरे अपने दोस्त हैं, जब ये किताब छपी, जब किताब का लॉन्च था दिल्ली में, तो 150 के हॉल में कुछ 550 लोग फिट हुए थे। हिंदुस्तान का हर एक एडिटर, हर एक जर्नलिस्ट, हर एक पॉलिटिशियन मौजूद था। तो मुझे लगा शायद अगले दिन के अखबार में ये बड़ी सुर्खियों में आएगा। अगले दिन बड़ी उत्सुकता से अखबार खोला, देखा एक भी स्निपेट कहीं पर नहीं है। ना टेलीविज़न चैनल, 2 टेलीविज़न चैनल्स ने मेरा इंटरव्यू लिया और उनमें से किसी ने वो इंटरव्यू छापा नहीं। अब आप सब लोग जान सकते हैं कि क्यों नहीं छापा। लोग मुझसे पूछते हैं कि इसमें जो लिखा है वो गलत भी तो हो सकता है। मैं कहती हूँ बिल्कुल गलत हो सकता है, जो ऑफिसर्स ने बात की वो गलत हो सकती है, लेकिन ये साबित तब होगा जब आप और हम सवाल करें, जब इस मुल्क का मीडिया मुझे क्रिटिसाइज़ करे, जब मेरे सब्जेक्ट को उठाए, जब जो मैंने स्टिंग ऑपरेशन किया है, जो मैंने मनगढ़ंत कहानी नहीं इसे बनाई है। ये टेप्ड कॉन्वर्सेशंस हैं। एक इंसान के साथ में 16 मीटिंग की हैं, उसके बाद जाके ये टेप्ड कॉन्वर्सेशंस हुई हैं और तब जाके ये स्टिंग ऑपरेशन बना है। बहुत मेहनत लगी है इसमें। एक 10 बाई 10 के कमरे में कुछ दिनों तक रही हूँ, जहाँ पर दिसंबर के कड़ाके की ठंडी में अपने सारे कपड़े ओढ़ लेती थी, बिकॉज मैं एक स्टूडेंट थी तो मैं होटल अफोर्ड नहीं कर सकती थी। फेक पैन कार्ड, फेक सिम कार्ड, फेक आइडेंटिटी, उसके बाद ये काम करना और उसके बाद ये झेलना। लेकिन सबसे अच्छी बात इस चीज़ से ये निकल कर आई है कि मेरा हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पर यकीन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। मीडिया ने इसको बॉयकॉट किया है, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बॉयकॉट किया है, लेकिन आज के दिन ये किताब 32,000 कॉपी बेच चुकी है। आज के दिन तमिल में ये किताब छप चुकी है और वहाँ पर 10,000 कॉपी बेच चुकी है। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान में आप जैसे लोग हैं अभी भी, जिनका ज़मीर ज़िंदा है, जो आज भी मुझे सुनने के लिए आए हैं और जो आज भी मेरी बातों पर, मेरी क्रेडिबिलिटी पर यकीन रखते हैं और सच्चाई की ताकत पर यकीन रखते हैं। मुझे नरेंद्र मोदी से या बीजेपी से या किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि मेरे लिए बीजेपी इतनी ही कम्युनल है जितनी कांग्रेस है। जो कांग्रेस ने 84 में किया, बीजेपी ने 2002 में किया। मुझे कोई, इन दोनों पार्टी से मुझे कोई फ़र्क नहीं नज़र आता। बीजेपी खुले तौर पे करती है, कांग्रेस छिपे तौर पे करती है, कोई फ़र्क नहीं है। आज जितनी पॉलिटिकल पार्टी, सबका यही अलमिया है। ये किताब पॉलिटिकल नहीं है और ये मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ। ये किताब एक प्रयास है जस्टिस के लिए।
लोग मुझसे कहते हैं कि तुम जर्नलिज्म में क्यों आए। मैंने कहा मेरा सिर्फ एक ही, मैं 1993 के दंगों की बच्ची हूँ। मैं जब 1993 के दंगे चल रहे थे बम्बई में, तब मैं 9 साल की थी और मुझे किसी और के घर में, मुझे रेफ्यूजी, एक सिख फैमिली थी, बग्गा अंकल थे, हम कहते थे, हमारे पड़ोसी थे, उनके घर में 2 महीने जाके रही। उन्होंने अपनी बेटी की तरह मुझे और मेरी बड़ी बहन को रखा। वहाँ पे लोहड़ी का फेस्टिवल होता था, लेकिन घर में यही ख्याल होता था कि घर के लोग ज़िंदा हैं या नहीं। उस वक्त कर्फ्यू लगा हुआ था बॉम्बे में, और मैं और मेरी बहन बग्गा अंकल की फैमिली के साथ वहाँ एंजॉय कर रहे होते थे, पंजाबी खाना खा रहे होते थे। और बैक होम मुझे ये नहीं पता, उस वक्त फ़ोन नहीं था उस ज़माने में, कि मेरे घर वाले ज़िंदा हैं या नहीं। मैंने वो देखा है। तो इसीलिए जब मैं 2002 में एज अ रिलीफ वर्कर गई, तो मेरे दिल में सिर्फ एक ही तमन्ना थी कि अगर मैं कुछ कर पाऊँगी, मुझे नहीं लगता कि मैं जर्नलिज्म के लिए कुछ और मैं जर्नलिज्म के अलावा कुछ और कर पाती। और ये किताब मैंने आप लोगों के लिए नहीं लिखी, ये किताब मैंने अपने लिए लिखी, अपने ज़मीर को जवाबदेह होने के लिए लिखी। ये बहुत सेल्फिश किताब है। ये किताब मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि मैं हर रात इस चीज़ को जानकर नहीं सो सकती थी कि मैं सच जानती थी और फिर भी डर के मारे मैंने ये सच नहीं बताया लोगों को। मैं घुट रही थी इस चीज़ के साथ, और ये एक सेल्फिश अटेम्प्ट था अपने ज़मीर को जवाबदेही की, और इसीलिए मैंने ये किताब छापी है। और लोग मुझसे कहते हैं इसके आगे क्या, मैंने कहा इसके आगे बस कुछ नहीं। इसके आगे वो लोग जो इस किताब को पढ़ेंगे, वो ये मुल्क और उसका ज़मीर। अगर आपका ज़मीर ज़िंदा है, अगर इस मुल्क का ज़मीर ज़िंदा है, तो वो इस किताब को पढ़ेगा, वो सवाल उठाएगा। इस मुल्क के वकील, इस मुल्क के पुलिस ऑफिसर्स इस किताब पर सवाल उठाएंगे, मुझसे सवाल करेंगे, कम से कम कुछ तो कहेंगे मुझसे। कम से कम मैं चाहती हूँ कि मीडिया कम से कम मुझसे सवाल पूछे, कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज़, बीजेपी, जिनके ऑफिशियल्स के ऊपर इतने बड़े अटैक्स हैं इस किताब में, इन टेप्ड कॉन्वर्सेशंस में, अगर इस किताब का एक लफ्ज़ भी गलत होता तो आज ये मुझे कोर्ट में ड्रैग करके लेके गए होते डेफेमेशन केस के लिए। इनमें से एक भी पुलिस ऑफिसर, एक भी ब्यूरोक्रेट, एक भी होम सेक्रेटरी ने मेरे खिलाफ केस इसलिए नहीं किया है क्योंकि वे जानते हैं कि इसमें हर एक लफ्ज़ कहा हुआ सच है, क्योंकि ये उनकी कही हुई बातें हैं, ये मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है। इनफैक्ट एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट में आया था कि राजन प्रियदर्शी और सिंघल ने कहा है कि हाँ, मैथिली त्यागी से मिले थे और जो कुछ उसने कहा है टेप्स में वो सच है। इन सब के बावजूद इस मुल्क का मीडिया अमित शाह से ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि सर, उन टेप्ड कॉन्वर्सेशंस में आपने गुजरात के एटीएस चीफ से कहा है कि हाँ, इशरत जहाँ को तो मैंने अपने बंगले पर रखा था, अगर उसको मार सकते हैं तो बाद में जो आपकी कस्टडी में है उसको क्यों नहीं मार सकते। ये जो लोग हमको रूल कर रहे हैं, अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, मुझे नहीं लगता ये हिंदू या आइडियोलॉग हैं, ये अपॉर्चुनिस्ट हैं। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने लोगों को सिस्टमैटिकली यूज़ किया और थ्रो किया है, जो किताब में नज़र आता है, वो आइडियोलॉजी के बलबूते पे नहीं होता, वो एक अपॉर्चुनिज्म के बलबूते पे, वो पावर में रहने की जो उनकी जिज्ञासा है, जो उनकी ख्वाहिश है, वो उसके लिए कर रहे हैं। और हम उनको वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं बिकॉज यकीन जानिए, मोदी और अमित शाह जैसे लोग आज हमको रूल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम में से 31% लोग ने हम उनको पावर में लेके आए हैं। ये किताब इसलिए आई है ताकि आप लोगों में से अगर किसी ने उनको वोट किया, और ये आपका डेमोक्रेटिक राइट है जो आपने वोट किया, मैं ये नहीं कहूँगी सही है कि गलत है, लेकिन अगर वोट किया है तो थोड़ा सा अपने आप से ये सवाल पूछें कि क्या ये सही है, जिन लोगों को हमने वोट किया है, जिन्होंने ये काम किया है, क्या ये सही किया था। क्या इंसानियत का तकाजा यही कहता है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस अमित शाह का जो सबसे बड़ा फेवरेट है वो कहे कि मुसलमानों ने 2 बार मारा, हमने 1 बार मारा। पीसी पांडे के जो गुजरात के सबसे फेमस ऑफिसर हैं वो कहें कि एहसान जाफरी को किसने कहा था बाहर आके लोगों पे गोलियां चलाने, अब आए तो भुगतेंगे। ऐसे लोग हैं। लोग एक ऑफिसर कहते हैं, इंटेलिजेंस चीफ गुजरात के, वो कहते हैं कि आज मैंने कहा सर, क्या आपको तकलीफ़ होती होगी, जैसे कि मैं उस बात को, मैं 2002 को भूल जाना चाहता हूँ। जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने मुझसे करवाया वो मेरे ज़मीर को कचोटता है। तो सोचिए, अगर उनको ये लगता है तो आप जैसे आम आदमी जो उनको वोट करके पावर में लाते हैं, आपका उनके बारे में क्या मानना होगा। बस मैं यही कहना चाहूँगी।
है।